सर मेरे एक क्वेश्चन है सर। जी। सर मेरे एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। अगर अगर तीन इवेंट्स दिए गए हों A B C, और कहा गया हो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एट द मोस्ट टू इवेंट्स अगर करें, दो सर तो इवेंट्स, इसकी तीन प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, किस तरह फाइंड ए करें? बी और सी। जी सर। सर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एट द मोस्ट टू इवेंट्स अगर करें। अच्छा, एट द मोस्ट दो कर दें। जी सर। सर इसका क्या मतलब है सर, एट द मोस्ट? दो इसमें यूज होता है ना, एक होता है एट लीस्ट और एक होता है एट द मोस्ट। जी सर। के जैसे मिसाल एट लीस्ट का तो ये मतलब होता है कि दो या उससे ऊपर ना। अगर तीन इवेंट्स हैं तो अगर कहूँ कि दो इवेंट अगर करें तो इसका मतलब एटलीस्ट दो इवेंट्स अगर करें, इसका मतलब ये होगा कि ए बी अगर अगर करते हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी सी अगर करते हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर ए बी सी तीनों अगर करते हैं तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एटलीस्ट दो इवेंट्स का। ठीक है सर। एटमोस्ट दो इवेंट्स का है कि मैक्सिमम जो है ना वो दो हों। जी सर। इसमें एक भी हो सकता है, ए बी सी अलग भी हो सकते हैं, ए बी और बी सी, ये पॉसिबिलिटीज है, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को सम करना है। सर मतलब यूनियन लेना है, यूनियन लेना है सर। यूनियन नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सही सही सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और फिर इस तरह बी यूनियन सी। ठीक है सर, सही है सर। जी सर, आगे सर। ओके सर। अच्छा, ये एक एग्जांपल है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। इसको सिस्टम की रिलायबिलिटी अगर चेक करनी है आपने, ठीक है, तो इसमें पहले ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली होगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी के, कंप्यूटर नेटवर्क सर कनेक्ट्स। स्क्रीन शेयर कर दें। जी। स्क्रीन शेयर कर दें काइंडली। अच्छा, नहीं हुई स्क्रीन शेयर। सर शेयर्ड है मेरे पास। शेयर्ड, शेयर्ड है ना। शेयर्ड है। जी सर, शेयर्ड है मेरे पास। ठीक है। शेयर्ड है सर, शेयर्ड। अच्छा ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स टू नोड्स ए एंड बी थ्रू इंटरमीडिएट नोड सी डी एंड एफ। ये फिगर देख लेना, ये दो नोड्स हैं ए और बी, ठीक है, और ये कनेक्टेड हैं आपस में थ्रू दीज इंटरमीडिएट नोड्स सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो फॉर एवरी पेयर ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स, अगर दो नोड्स हो आई और जे, देयर इज अ गिवन प्रोबेबिलिटी पी आई जे दैट द लिंक फ्रॉम आई टू जे इज अप। अगर दो नोड्स हैं आई और जे तो उनके दरमियान जो लिंक है वो या अप होगा या डाउन होगा, ठीक है। तो इन दो नोड्स आई और जे के दरमियान अप होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, पी आई जे। तो डाउन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस पी आई जे, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या अप है लिंक दो नोड्स के दरमियान या डाउन है, ठीक है। तो अगर अप की प्रोबेबिलिटी पी आई जे है तो डाउन की उसकी कम्प्लीमेंट्री होगी वन माइनस पी आई जे। ठीक हो गया। यस सर। ठीक है, तो वी अस्यूम दैट द लिंक फेलियर्स आर इंडिपेंडेंट, कि मतलब अगर दो नोड्स हैं आई जे, ये अप है या डाउन, ये इंडिपेंडेंट है किसी इसका फेलियर या इसका अप होना इंडिपेंडेंट है किसी दूसरे लिंक के फेलियर या अप होने से, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ए और सी के दरमियान प्रोबेबिलिटी ऑफ अप जो है वो 0.9 है, तो ये प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होगी इसके सी और ई के दरमियान प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द लिंक विल बी अप, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, what is the probability that there is a path connecting A and B in which all links are up। ये हमने फाइंड करना है इस फिगर के लिए, ए से बी के दरमियान, ठीक है। तो ये फाइंड करने से जी पहले उसने कुछ एक एग्जांपल दी है सब सिस्टम्स की। सिस्टम्स जैसे इस फिगर में आप देखें, सिस्टम्स जो है ना 1 2 एंड 3 ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और इसी तरह राइट साइड पे आप देखें तो सिस्टम्स 1 2 एंड 3 जो है ये पैरेलल में इनका कनेक्शन है, ठीक है। जी सर। ठीक है। तो पहले इन सिस्टम्स की सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को आप समझ लें, तो फिर इस ऊपर वाली फिगर के जो ए में गिवन है ना, फिगर 1.14 ए में, इसको समझना आसान होगा। तो पहले इन सब सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस फिगर पे आएंगे, ठीक है। तो जी सर। यहाँ पे है लेट अ सब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स 1 to m एंड लेट पी आई बी द प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट आई इज अप, ठीक है। अब ये इसकी बात कर रहा है इन सब सिस्टम्स की। फर्ज करें हमारे पास m कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की पी आई प्रोबेबिलिटी है दैट कंपोनेंट आई विल बी अप। लेट पी आई बी द प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट आई इज अप।
कि पहले कंपोनेंट की अप रहने की प्रोबेबिलिटी P1 है, दूसरे कंपोनेंट के अप रहने की प्रोबेबिलिटी P2 है, और इसी तरह mth जो कंपोनेंट है उसके अप रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PM होगी. Then a series subsystem succeed if all its components are up. कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर आप देखना चाहते हैं कि लिंक अप है, तो ये कितने पॉसिबल वेज में अप हो सकता है? जब सारे इम्पॉसिबल जब सारे अप हों. अगर 1 2 अप है और 3 डाउन है, तो ये ओवरऑल लिंक क्या होगा, डाउन होगा. ठीक है. या 1 और 3 अप है और 2 डाउन है, तो ये ओवरऑल लिंक जो है वो क्या होगा, डाउन होगा. ठीक है. तो सीरीज में अगर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं तो जरूरी क्या है कि पहला भी अप हो, दूसरा भी अप हो और तीसरा भी अप हो, तभी पाथ कंप्लीट होगा फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट. जी सर. ठीक है. तो अब ये उसने फाइंड किया कि प्रोबेबिलिटी दैट सीरीज सबसिस्टम सक्सीड्स का मतलब क्या है कि लिंक अप होगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, और ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट सिस्टम इज अप, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड सिस्टम इज अप, एंड प्रोबेबिलिटी दैट mth सिस्टम इज अप. अगर m कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है, तो अभी हमारे पास आएगा P1 P2 P3. ठीक है. और चूंकि सिस्टम सब सिस्टम्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, इनका फेलियर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो इनका सक्सेस भी जो है वो इंडिपेंडेंट होगा. मैंने कल बताया था ना कि अगर ए बी से इंडिपेंडेंट है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री भी उसका बी से इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है ना. तो अगर सिस्टम 1 का फेलियर जो है वो 2 से इंडिपेंडेंट है, तो सिस्टम 1 का अप होना भी 2 से इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है. तो इसमें आपने सब की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है. अब हम देखेंगे पैरेलल वाले केस में ये सर एक मिनट सर, ये इंडिपेंडेंट कैसे है? लेकिन अगर हमारे पास सर सिस्टम 1 फेल हो जाता है तो उससे सिस्टम 2 और सिस्टम 3 भी फेल हो जाएंगे? नहीं, एक है वो सिस्टम का ना, एक मैं आपको कहूँ कि सिस्टम 1 जो है कि कुछ है प्रोबेबिलिटी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल. सर आवाज सही नहीं आ रही सर आपकी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम 1 के अप रहने की और फेल होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. यस सर. जी सर. और इसी तरह सिस्टम 2 के अप और फेल होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है. हम्म. तो सिस्टम 2 के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो सिस्टम 1 से इंडिपेंडेंट है. ये नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सिस्टम 1 खराब है तो इससे आप सिस्टम 2 के खराब होने की कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं ना. नो सर. सर ये सीरीज में और भी अगर आपको सिस्टम 1 और 2 सिस्टम 2 जो है वो फेल है, तो क्या आप सिस्टम 3 के फेल होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में जो आपका बिलीफ था वो चेंज होगा या नहीं, अगर पहले से कोई गिवन है तो नहीं होगा सर. हाँ. तो इंडिविजुअल सिस्टम्स की अप रहने की या फेल होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है. ओवरऑल में तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, लेकिन इंडिविजुअल सिस्टम जो है ना वो आपस में जो है ना वो इंडिपेंडेंट. इंडिविजुअल तो नहीं कर रहे. हाँ इंडिविजुअल पे नहीं करी. ठीक है. तो अब हमने पैरेलल वाला देखना है कि पैरेलल के केस में इनपुट से आउटपुट तक सिस्टम जो है वो कब अप होगा. तो आपके ख्याल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 7 आउट ऑफ 8 जी. सर 7 कोई एक भी जो है वो अप होने की पॉसिबिलिटी है. हाँ इसमें से कोई भी एक अप हो एटलीस्ट, तो वो हो जाएगा ना सिस्टम अप. जी. इनपुट से आउटपुट तक. अगर 1 है तब भी अप है, अगर 1 2 है तब भी है, अगर 1 3 है तब भी है, अगर 2 3 है तब भी अप है, अगर 1 2 3 है तब भी अप है. तो पैरेलल के केस में सिस्टम के अप होने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम है. ऐसा ही है. यस सर. यस सर. यस सर. तो यहाँ पे एक वो ट्रिक यूज करते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें उनकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कंप्यूट करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके कम्प्लीमेंट्री इवेंट की जो है ना प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना आसान होता है. यस तो सर. कम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप कंप्यूट करके उसको 1 से माइनस कर दें तो आपके पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. मिसाल के तौर पे अब अगर मैं पैरेलल सिस्टम की बात करूं तो पैरेलल सिस्टम में फेल कब होगा? एक ही दफा जब सारे बात होंगे. जब सारे फेल हो जाएंगे ना, 1 2 भी और 3 भी. तो ये एक इवेंट बनता है. बजाय कि मैं इसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करूंगा, इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं फेलियर की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करूं, क्योंकि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है और उसको 1 से सेपरेट कर दूं तो मेरे पास जो है ना वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. जी सर. ऐसा ही है ना. ठीक है. और इसी तरह सीरीज के केस में फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. 1 भी फेल हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 2 दोनों हो सकते हैं, 1 2 3 तीनों हो सकते हैं. तो इस वजह से इस केस में फेलियर की प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्टली कंप्यूट नहीं करूंगा सीरीज के केस में, बल्कि मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करूंगा और उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम 1, तो मेरे पास फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सीरीज के केस में. ये दोबारा बता दें सीरीज वाला. जी सीरीज वाला दोबारा बता दें. अच्छा मैं बताता हूँ सर. पहले आप
मैं कह रहा हूँ कि कुछ इवेंट्स की कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें ना बाद इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा, जबकि उसके कम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आसान होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ये तो ट्रू होगा ना हमेशा। ठीक है, कोई इवेंट और उसी कम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर आपका अगर ए और ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लूंगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब फर्ज करें मैंने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी है या एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि उसमें मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर कंप्यूट करना चाहूँ तो मुझे बहुत सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना पड़ेगी, लेकिन ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मैं आसानी से फर्ज करें निकाल सकता हूँ। तो इस केस में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टली कंप्यूट करने के बजाय मैं क्या करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कंप्यूट करता हूँ और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाती है। ठीक है, यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज के केस में अगर आप फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें या पैरेलल के केस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, निकाल तो सकेंगे आप, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बहुत सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि अगर 1, 2 और 3 जो सिस्टम्स हैं सीरीज में कनेक्टेड है और आप देखना चाहते हैं कि जी फेलियर कब पॉसिबल है, तो फेलियर की तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं पॉसिबल होने के, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम 1 फेल हो जाए तब भी आपका ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाएगा, अगर सिस्टम 2 फेल हो जाए तब भी आपका ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाएगा, सिस्टम 3 फेल हो जाए तब भी ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 2 1 3 इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके फेल होने से आपका ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड करने के लिए आपने इन सब की प्रोबेबिलिटी, इन सब कॉम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसा ही है ना? जी सर। ऐसा ही है। जी सर। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि सीरीज के केस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो पॉसिबल है जब 1 2 और 3 आर अप, जब सिस्टम 1 2 और 3 अप होंगे तभी आपके पास ओवरऑल सिस्टम जो है वो अप होगा। ठीक है ना? तो सीरीज के केस में जो है ना वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आसान है, और ये मुझे पता है कि सक्सेस और फेलियर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, तो उससे मैं फेलियर की प्रोबेबिलिटी आसानी से कंप्यूट कर लूंगा कि प्रोबेबिलिटी दैट द सीरीज सिस्टम विल फेल will be equal to 1 minus the probability that series system will succeed। तो series system will succeed वो तो individual probability के product equal हो जाएगी, क्योंकि systems जो है वो independent है ना। जी सर। ठीक है, और इसी तरह पैरेलल के केस में जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से निकालेंगे। तो पैरेलल के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे कंप्यूट करेंगे? अगर फर्ज करें P1 P2 और P3 जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है फॉर सिस्टम 1 2 और 3 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके फेलियर की इनके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करेंगे? सर 1 माइनस फेलियर। 1 माइनस फेलियर। जी सर। तो फेलियर ऑफ 1, फेलियर ऑफ 2 एंड फेलियर ऑफ 3 ऐसा ही होगा ना, इनका प्रोडक्ट होगा। यस सर। जी सर। So what's the probability of failure for system 1 if P1 is the probability of success for system 1? 1 minus P1। 1 minus P1, and similarly for 2 1 minus 1 minus P2 and similarly for 1 minus P3। तो क्या होगी फेलियर की प्रोबेबिलिटी? 1 minus P1 into 1 minus P2 into 1 minus P3। ठीक है, तो ये देखें आपने जो है ना कंप्यूट किया हुआ है कि probability that the parallel system succeeds will be equal to 1 minus the probability that the parallel system fails। और parallel system fail कब होगा? जब पहला सिस्टम फेल हो, जब दूसरा सिस्टम फेल हो, और जब तीसरा सिस्टम फेल हो या mth सिस्टम फेल हो। और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 minus P1 into 1 minus P2 into 1 minus PM। जी सर। क्लियर है? ठीक है। जी सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब ये सब सिस्टम्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने ये फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम लिंक ए टू लिंक बी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना पाथ्स जो हैं, अब आप देखें सी से जब आप मूव करेंगे टुवर्ड्स बी तो आपके पास दो पाथ्स आते हैं जो पैरेलल में है, एक है CFB और एक है CEB। जी सर। ठीक है, तो पैरेलल के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप 1 माइनस करके फाइंड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, तो इसके केस में सबसे पहले आप इन दो के लिए फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, CEB के लिए और CFB के लिए, और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम C to B आप कैसे कंप्यूट करेंगे?
सर 1 माइनस फेलियर करेंगे फेलियर को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर। एफ ठीक है ना। और फिर जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आप उस सी से बी पर एक डायरेक्ट एरो ड्रा करके उसके ऊपर लिख देंगे, और फिर ए से सी और सी से बी तक जो डायरेक्ट वो प्रोबेबिलिटी आई होगी। अब दोनों ये वाला पाथ क्या होगा, ये आप इसमें सीरीज में होंगे, ये ए टू सी और सी से बी तक, क्योंकि सी से बी तक तो आपने कंप्यूट कर ली ना एक दफा। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, और इसी तरह ए से डी और डी से बी के दरमियान भी आप कंप्यूट कर देंगे। ठीक है, तो आपके ये तो पास सर दो पाथ हो जाएंगे फाइनली, ए से सी और सी से बी, और दूसरा ए से डी और डी से बी। ठीक है, और फिर ये दोनों पाथ्स क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल केस में फिर आप दोबारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस करके फिर फाइंड करेंगे। तो ये अब आप खुद कर लेंगे या मैं करा दूं? ये उसने वही काम किया है। करा दूं? करवा दें सर, जी सर एक बार करा दें। एक बार करा दे बस, फिर करा ही देना एक बार एक बार ही कराना है। अच्छा चलें कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये देखना कि आप सी से बी की तरफ जाएंगे, दो पाथ्स आपके पास जो है ना वो पैरेलल में है। ठीक है, जी सर। कौन से पाथ हैं, Yes, सी बी और सी एफ बी। जी सर। ठीक है, तो आपने सी से बी के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है वो होगी 1 माइनस ये सारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ऐसा ही है ना? जी सर। मैंने आपको ये कहा था कि जब दो पाथ्स पैरेलल में हों तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते, उसमें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कंप्यूट करेंगे और फिर उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी। ऐसा ही है ना? तो अब आप देखें फिगर में ये सी से बी तक आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपके पास दो पाथ्स हैं जो आपस में पैरेलल में, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम सी टू बी कंप्यूट करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड करनी पड़ेगी और उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी। ऐसा ही है, तो ये उसने कंप्यूट किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो फेलियर कब होगा, जब ऊपर वाला पाथ भी फेल हो और जब दूसरे नीचे वाला पाथ भी फेल। हाँ ऐसा ही है ना? जी सर। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है कि सी टू ई और ई टू बी अप है तो 1 माइनस सी टू ई एंड ई टू बी। जी सर। ठीक है, और इसी तरह ये 1 माइनस सी से एफ तक भी एफ हो और एफ से बी तक भी एफ हो। अच्छा भी सर। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है फ्रॉम सी टू ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम ई टू बी। ठीक है, समझ आ रही है ना? यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक्चुअली क्या फाइंड करनी थी, फ्रॉम ए टू बी। तो अब आपके पास दो पाथ है सक्सेस की, आपके पास ए टू सी और सी टू बी सक्सेस हो और ए टू डी और डी टू बी सक्सेस हो। तो अब दो पैरेलल पाथ्स है ना, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। हाँ, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो अब ये दो पैरेलल में आ गए तो आप दोबारा वही फेलियर वाला सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालें। ठीक है ना? तो ये दोबारा उसने यही किया हुआ है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्रॉम द पैरेलल पाथ। ये फर्स्ट पैरेलल पाथ है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और ये सेकंड पैरेलल पाथ है फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई ना, ये सब कि अगर सीरीज में सिस्टम कनेक्टेड हो तो कैसे फाइंड करते हैं और पैरेलल में, तो ये तो उसकी इस प्रॉब्लम को आप ब्रेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है ना? जी सर। तो ये हो जाएगा है? जी सर। यस सर। जी सर, इंशाल्लाह। क्वेश्चन है कोई किसी का? नो सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज। तो if an experiment involves a sequence of independent but identical stages, we say that we have a sequence of independent trials. मिसाल के तौर पे आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप एक कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करें,
तो पहले टास्क में जो आपके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरे टास्क में भी वो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर मैं आपको ये कह दूं कि पहले टास्क में मेरे पास हेड आया है, तो इससे दूसरे टास्क में हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। सेट नहीं होगा। और हर ट्रायल में जी। अगर मैं फर्स्ट ट्रायल करता हूँ और उसमें अगर मैं प्रोबेबिलिटी का मॉडल देखता हूँ, तो क्या होगा, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ है ना, जी ठीक है। सर। इसी तरह अगर मैं सेकंड टास्क करता हूँ तो इसमें हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाफ हाफ है, हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बट आइडेंटिकल स्टेजेस। इंडिपेंडेंट से मुराद क्या है, इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि पहले टास्क का रिजल्ट मेरे दूसरे टास्क के प्रोबेबिलिटी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट है। और आइडेंटिकल क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी सेम रह रही, मतलब ये नहीं है कि पहले टास्क में जो है ना हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और दूसरे में हेड के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और टेल के आने की कम है, ठीक है। जी जी सर। सर। अगर इस तरह की सिनेरियो है तो वी से दैट वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, कि ये हम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, कि आपने एक कॉइन को जो है ना 10 दफा या 20 दफा टॉस किया, तो ये आपके 20 ट्रायल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और आइडेंटिकल हैं, ठीक है। जी इसी तरह आप जी एक डाइस को रोल सर। करें तो डाइस को रोल करें तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर सेकंड टाइम रोल करें तो वही 6 पॉसिबल आउटकम होंगे विद सेम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जी सर। in a special case where there are only 2 possible results at each stage, we say that we have a sequence of independent Bernoulli trials। वैसे तो हम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आपके हर जी ट्रायल में आउटकम्स जो हैं वो पॉसिबल 2 ही हों, यस और नो, ट्रू और जी फॉल्स, हेड एंड टेल, ठीक है, तो इस किस्म के ट्रायल्स को क्या कहेंगे, बर्नौली ट्रायल कहेंगे। बर्नौली ट्रायल कौन सा ट्रायल होता है कि जिसमें आपके पास 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो। आप जैसे डाइस को रोल करें तो उसमें आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना। अगर डाइस को रोल करें तो 6 पॉसिबल आउटकम। इसको बर्नौली ट्रायल कहेंगे क्योंकि इसमें आपके पास आउटकम्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो 6 हैं, 2 से ज्यादा है। लेकिन अगर 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं तो उनको हम बर्नौली ट्रायल का नाम देते हैं, ठीक है, सही है। तो बर्नौली ट्रायल सर का ये नाम हेड एंड टेल वाला फिर बर्नौली ट्रायल हुआ जी, हेड एंड टेल वाला जो आपने कहा है बर्नौली दो ट्रायल हुआ पॉसिबल आउटकम्स है ना, या हेड है या टेल है या ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है, ठीक। यस यस इसमें सर 2 पॉसिबल आउटकम्स हों तो वो आपको यस सर समझ आ गया। हाँ जी, ठीक। सर अगर एक कॉइन को 2 जी, दफा टॉस करेंगे तब तो नहीं रहेगा वो। क्या चीज, एक कॉइन को 2 दफा टॉस करेंगे तो तब तो नहीं वो रहेगा बर्नौली। नहीं, मैं एक ट्रायल में आउटकम की बात करूं। अगर 2 दफा आप टास्क करेंगे एक कॉइन को तो वो 2 ट्रायल्स हो ठीक, जाएंगे ना। जी ठीक है। सर ये स्पेशल नेम क्यों दिया है इसको, ये एक बर्नौली मिनट ने मुझे डिफाइन किया था। क्या कह रहे हैं, सर हेलो, मैं कह रहा हूँ इसको स्पेशल क्यों दिया है। इसको स्पेशल क्या, आगे समझ नहीं आई मुझे। ये बर्नौली स्पेशल का नाम क्यों दिया सर? नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर तो God 2 बताओ। आउटकम है तो उसको बर्नौली ट्रायल कहेंगे। अगर 2 पॉसिबल आउटकम्स नहीं, ज्यादा आउटकम्स है तो वो बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। सही। इसको नाम बर्नौली क्यों दिया, ये पूछ रहे हैं। जी सर। सेट को सर बर्नौली ने इन्वेंट बर्नौली तो एक पूरी फैमिली का नाम है, आई थिंक ये तो उस फैमिली में किसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे इस तरह के जो जिसमें 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हो, तो उसको बर्नौली ट्रायल्स का नाम दे दिया होगा। बहरहाल बात ये है कि अगर 2 आउटकम्स हैं तो उसको आप बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे, नहीं है तो उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। और इसका रिलेशनशिप असल में हम देखना चाह रहे हैं इसके साथ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। जो इस टॉपिक का मकसद है वो क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मॉडल को एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो उसका लिंक है बर्नौली ट्रायल के साथ। बर्नौली ट्रायल क्या है, बर्नौली ट्रायल ये कि जिसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स हों, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हों तो उसको हम बर्नौली ट्रायल का नाम देंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब ये कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ n independent tosses of a biased coin in which the probability of head is p
where P is some number between 0 and 1. In this context, independence means that the events A1, A2, An are independent, where Ai is equal to ith task is ahead. ये स्टेटमेंट समझ आ गई कि नहीं? आपने एक कॉइन है, उसको n टाइम्स टास्क किया है, कॉइन जो है वो बायस्ड है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो p है, हाफ नहीं है, 1/2 होती तो फिर अनबायस्ड होता, लेकिन आप चूंकि p है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बिटवीन 0 and 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 1 - p है। तो A1, A2, An क्या है? इंडिपेंडेंट। सर हर ट्रायल के लिए हेड बायस्ड है जी हेड आएगा तो सक्सीड होगा। कॉइन सर हर ट्रायल के लिए या सिर्फ कुछ ट्रायल के लिए? नहीं जी, एवरी ट्रायल के लिए हमारे पास जो हेड है वो बायस्ड है। हाँ, एक ही कॉइन को आप n टाइम्स टास्क करें ना, तो उस कॉइन की अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो वो तमाम ट्रायल्स में वो फिक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ईच ट्रायल इज फिक्स, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन ठीक है पॉसिबल सर। आउटकम हर ट्रायल में दो ही है। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, तो वी कैन विजुअलाइज जी सर। इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स बाय मींस ऑफ सीक्वेंशियल डिस्क्रिप्शन एज शोन इन फिगर 1.15। तो वो ये कह रहा है कि इसको हम सीक्वेंशियल ट्री डायग्राम जो हमने डिस्कस की थी उसमें उसके मुताबिक देख सकते हैं कि आपने एक कॉइन को 3 दफा टास्क किया तो दो पॉसिबिलिटी है कि पहले टास्क में आपके पास या तो हेड आएगा विद प्रोबेबिलिटी p या टेल आएगा विद प्रोबेबिलिटी 1 - p। ऐसा ही है ना? जी सर। फिर इसी तरह given that you have head in the first task you will get second head in the second task with probability p, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। इससे अगर पहले टास्क में प्रोबेबिलिटी p है तो दूसरे टास्क में भी हेड की आने की प्रोबेबिलिटी p होगी, अगर इवन आपको ये इन्फॉर्मेशन हो मोबाइल नंबर है सर, मेरा मोबाइल पे नहीं पड़ा है सर। ठीक है करना। जी सर। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये जो पाथ है ये बताएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द थर्ड टास्क। ठीक है, तो वैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने एक कॉइन को जो है ना वो 3 दफा टास्क किया है तो आपके पास सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स यही 8 आएंगे ना, जो इधर राइट साइड पे आपको शो हो रहे हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, तो आप इसको अगर सीक्वेंशियल ट्री डायग्राम से कंस्ट्रक्ट करें इसी सैंपल स्पेस को, तब भी आपके पास यही 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब मैं अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास 3 हेड्स हों, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये p क्यूब के बराबर क्यों है? क्योंकि हम लीफ से रूट तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका इस इवेंट को मैं रीड कैसे करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टास्क एंड हेड इन द सेकंड टास्क एंड हेड इन द थर्ड टास्क। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन द फर्स्ट टास्क इंटरसेक्शन हेड इन द सेकंड टास्क इंटरसेक्शन हेड इन द थर्ड टास्क। ऐसा ही है ना? हाँ, अब ये इवेंट्स जो हैं वो क्योंकि ये बर्नौली ट्रायल्स हैं और इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हैं, तो इंडिपेंडेंट जब इवेंट हो तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है? सर तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट इक्वल होती है ना। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टास्क इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकंड टास्क इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द थर्ड टास्क, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये फिक्स है ईच ट्रायल में, तो इसलिए क्या आ जाएगा? p क्यूब। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कोई और इवेंट उठाऊं, मिसाल के तौर पर मैं ये देखना चाहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टास्क एंड टेल इन द सेकंड एंड टेल इन द थर्ड, तो ये क्या होगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टास्क इंटरसेक्शन टेल इन द सेकंड टास्क इंटरसेक्शन टेल इन द थर्ड टास्क। तो क्योंकि ये इंटरसेक्शन है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये प्रोडक्ट होगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट टास्क इज p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन ईच ट्रायल इज 1 - तो 1 - p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट साइड पे जो प्रोबेबिलिटीज दिखी हुई है ये सारी क्लियर है ना कि कैसे आई? प्रोडक्ट की वजह से आई। ठीक है, और प्रोडक्ट क्यों आया? क्योंकि इंडिपेंडेंट है। वैसे प्रोडक्ट नहीं ले सकते आप, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं इस वजह से आपने प्रोडक्ट के इंडिविजुअल जो आउटकम है उसके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया ये। ठीक है ना? तो अब अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करूं और पूछूं आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग के हेड्स, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस इवेंट की? के हेड्स कम अप इन एन n टास्क सीक्वेंस। ये कितने टास्क की सीक्वेंस है? 3 टास्क सीक्वेंस है ना, ये कि हमने 3 टास्क किए, ऐसा ही है ना? ये 3 टास्क सीक्वेंस है ना, तीन टास्क है ना हमने। तो इसमें अगर मैं ये पूछूं और के को आप फर्स्ट करें 2 कह दें
तो इसको मैं ऐसे रिफ्रेश कर सकता हूँ, 2 हेड्स कम अप इन 3 टास्क सीक्वेंस। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी स्क्वायर। P square 1 minus सर p square into 1 minus p। p स्क्वायर into 1 minus p, यस जी सर। यही होगी या इसके साथ कुछ और भी आएगा? यही होगी सर। सर 3 टॉसेस में 2 हेड्स हैं तो तीसरा फिर टेल होगा। नहीं, अगर तो मैं ये कहूँ कि जी मेरे पास आ गया हेड हेड टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? p square 1 minus p। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास आ गया टेल हेड हेड, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी 1 माइनस पी स्क्वायर। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये वाला इवेंट जो है, दिस इवेंट इज पॉसिबल इन मैनी डिफरेंट वेज। यस ये तो मुझे आप बता रहे हैं ना एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 हेड्स है और 1 टेल है, तो इस 2 हेड्स और 1 टेल की जो पॉसिबिलिटी है सीक्वेंस की, वो तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर हेड हेड टेल में भी ये पॉसिबल है, टेल हेड हेड में भी पॉसिबल है, और हेड टेल हेड में भी पॉसिबल है। ऐसा ही है ना? यस सर सही। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर मैं कहता हूँ 2 हेड्स और 1 टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये दोनों शामिल होंगी। ओ सॉरी, ये वाली भी, इसमें भी 2 हेड्स हैं, इसमें भी 2 हेड्स हैं, और इसमें भी 2 हेड्स हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, तो ये होगा तो ये क्या होगा? 3p स्क्वायर इंटू 1 माइनस p। ऐसा ही है ना? सर हम वो ऐड कर दिए बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ना। तो इन सब की अगर आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस के 2 हेड्स और 1 टेल है, तो वो पॉसिबल है इन हाउ मेनी वेज? कि आप 3 वेज में सर। ये आ जाए या ये आ जाए, ये आ जाए, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज को सम करना पड़ेगा। इस पे आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी वैसे लगा सकते हैं। जी सर। ठीक है सर इन तीनों का सम करेंगे, सेम आंसर आएगा जी। इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों इवेंट्स का, इन इनकी तीनों जो प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे ना, तो देखें ना, ये आपके पास पूरा सैंपल स्पेस है। ये 8 के 8 सीक्वेंस मिलके आपके पास पूरा सैंपल स्पेस बना रही है। इस पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 1 है। 1 है ना? तो आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास जी 2 हेड्स आए और 1 टेल आए। तो वो तो पॉसिबल है अगर ये ट्रू हो, अगर ये ट्रू हो और ये ट्रू हो। और पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे तो आपके पास आएगा ना। जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपके पास ये, तो मैंने 3 टास्क की सीक्वेंस थी और उसमें जो है ना वो k हेड्स थे ना, सॉरी, अगर इसको मैं जनरलाइज करूं कि मेरे पास फर्स्ट करें n टास्क सीक्वेंस है और k हेड्स हैं, तो एक सीक्वेंस की मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं, तो क्या एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी ये है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड्स k टाइम्स and 1 minus p n minus k, मतलब कि आपने n टॉसेस किए, n टॉसेस में से k हेड्स आए और n minus k क्या आएंगे? टेल्स आएंगे ना, क्योंकि 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और ये सीक्वेंस कितनी दफा आएगी? वो जो है ना इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी इस कोफिशिएंट में, इस कोफिशिएंट में वो इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी। जैसे मैंने बताया था ना कि 2 हेड्स और 1 टेल्स, तो 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी ये है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स दैट सीक्वेंस अपीयर्स वो कैप्चर करेगा ये वाला कोफिशिएंट, ये n के बाइनोमियल कोफिशिएंट इसको कहते हैं। ठीक है ना? जी सर। सर दोबारा बताते हैं कितना? बाइनोमियल पीएमएल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने n टॉसेस किए और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं आपसे ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k हेड्स इन n टॉसेस, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसको समझने के लिए आप ये करें कि k को 2 अस्यूम करें और n को 3 अस्यूम करें कि 3 दफा टास्क किया, तो क्या 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब वो ये इवेंट कब ट्रू होगा? जब आपके पास पहले 2 में हेड आए और टेल आए, या आपके पास पहले हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, या आपके पास टेल आए और हेड आए। ठीक है, तो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे, तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k हेड्स इन n टॉसेस और 2 हेड्स इन 3 टॉसेस। ठीक है ना? यस सर। तो अब एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? p स्क्वायर 1 माइनस p, इसकी भी है, p स्क्वायर 1 माइनस p, इसकी भी है, और p स्क्वायर 1 माइनस p, मतलब इसकी भी p स्क्वायर 1 माइनस p है, इसकी भी p स्क्वायर 1 माइनस p और इसकी भी p स्क्वायर 1 माइनस p है। तीनों की p स्क्वायर 1 माइनस p है। इसका मतलब है 3 टाइम p स्क्वायर 1 माइनस p। यस सर। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, ये 3 वाली इंफॉर्मेशन ये कैप्चर करेगा। ये तो आपने, चूंकि आप 3 टॉसेस थे और उसमें 2 हेड, तो ये तो आप
कंस्ट्रक्ट करके सैंपल स्पेस तो उसमें से काउंट भी कर लेंगे, लेकिन अगर इसी को मैं एक्सटेंड कर दूं कि 100 टास्क में जो है ना 55 टाइम्स हेड कैसे आया, तो उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए ना टू कंप्यूट दैट कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वो ये जो है ना, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है जो आपको काउंट देता है उन सीक्वेंसेस का जिसमें k हेड्स हैं आउट ऑफ n टास्क विद प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू p। नहीं समझ आई? ठीक है सर, समझ आ गया सर। n मतलब कि n टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं और k जो आपको कहा होगा कि कितने हेड्स आए, कितने हाँ, टेल्स k आए, हेड है ना, उनके हाँ नंबर। k हेड है। तो अगर मैं आपको ठीक है, ये समझ आ कहूँ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1 माइनस p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज p, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k हेड्स इन n टास्क? अब क्या चेंज होगा इसमें, इस फार्मूला में? सर वही रहेगा हाँ? सर, जो पिछला सिनेरियो था 2 हेड्स वाला उसमें सेम रहेगा। नहीं चेंज हो जाएगा ना, ये p की जगह 1 माइनस p आ जाएगा ना। देखो मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k हेड्स, ये k के नीचे जो है ना, k के नीचे आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन ईच टास्क। तो अगर तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को चेंज कर दूंगा, मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1 माइनस p, तो फिर k के नीचे जो टर्म आ रही है वो k के मतलब p की जो पावर है ना, सॉरी मैं 1 माइनस p जगह 3p 1 माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये जो मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k हेड्स इन n टास्क, तो ये जो प्रोबेबिलिटी p पावर k लिखा हुआ है ना, तो इस k के जो नीचे चीज है ये p, ये फिर रिप्लेस होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के साथ। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को 1 माइनस p कह दूं तो फिर यहाँ पे 1 माइनस p आएगा, यहाँ पे p आ जाएगा। समझ आई कि नहीं? यस सर, आगे। बहरहाल आप फिलहाल इसको देखें, इसको समझे कि ये क्या चीज है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है और ये जो है ना आपके पास प्रोबेबिलिटी है एक सीक्वेंस की ऑफ गेटिंग k हेड्स इन n टॉसेस विद प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू p, और इसको कहते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ। तो अगर मैं इस टर्म को सम करूं फॉर द, अच्छा ये बताएं k की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती हैं? k की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं? मैक्सिमम n तक हो सकता है। मैक्सिमम n दे सकते हैं, और मिनिमम क्या हो सकती है? 1 मिनिमम 0। मिनिमम 0, ये भी तो हो सकता है ना कोई हेड ना हो। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k हेड्स, तो k कैन बी 0, क्या आपके पास कोई हेड ना है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। k कैन भी है। तो k की वैल्यू 0 से कहां तक जा सकती है? n तक। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस पूरी टर्म को सम करूं ओवर द वैल्यूज ऑफ k फ्रॉम 0 टू n, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 1 इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर देगा ना आपको। यस सर। 0 हेड्स वाली सीक्वेंस भी आ जाएंगी, 1 हेड वाली सीक्वेंस, 2 हेड वाली सीक्वेंस, 3 हेड वाली सीक्वेंस और n हेड वाली सीक्वेंस। तो अगर पूरा सैंपल स्पेस है तो पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है, तो अगर मैं ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, और इसमें ये जो ये वाली टर्म है इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को कंप्यूट ऐसे करते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं सम करूं और ऑल वैल्यूज ऑफ k फ्रॉम 0 टू n, तो इट शुड बी इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सियम जो हमने एक्सियम्स डिस्कस किए थे। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अच्छा ये एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद कर लेनी है। ठीक है, ये आसान सी। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए काउंटिंग वगैरह तो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई है ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये चीजें? सर करा दें, भूल गए पढ़ी सर, भूल गए हैं। नहीं, सर नेक्स्ट ये नहीं पूछ रहा हूं, भूल गए याद है, मैं ये पूछ रहा हूँ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? सर पढ़े में सर पढ़ी सर थी। चॉइस पे छोड़ा था। सर पढ़े सर पूरा चैप्टर चॉइस पे छोड़ा था। क्लास में तो पढ़ाई होगी ना टीचर ने। वो सर बस ऐसे ही पढ़ाई थी आप। ये तो आप छोड़ देंगे मुझे पता। सर आप करा दें, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें ये लेवल का हल्का फुल्का आइडिया है बस। सर आप नहीं, इसका ऐसा आगे यूज है, मैं इसलिए कह रहा था इसमें टाइम ही जाया करते, तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड करके ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि मेन है रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड। सही है। जैसा तो आपको सही इसकी वेटेज कम कर। अगर तो कहते हैं तो मैं करा दूंगा, लेकिन इसका ऐसा फायदा कोई है नहीं आगे। फिर जैसा आपको कोर्स से निकालते हैं। फायदा नहीं है तो जी? वेटेज कम करके हल्का। हाँ, ये कोर्स में नहीं आएगा, कोर्स में भी नहीं होगा। बस फिर सर कोई मसला नहीं। जी सर, ठीक है। आसान है सर, ये खुद काउंटिंग ये समझ नहीं आ रही है, एक बंदा बोले। सर ये खुद पढ़ लेंगे, आसान है। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो अभी तक डिस्कस किया या क्लियर है? सर क्लियर है सर। सर एक क्लियर है क्वेश्चन। सर।
हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन क्या है? सर इसमें मतलब जितने पॉसिबल वेज में एक इवेंट अगर कर सकते हैं उन सारों को हम ऐड कर रहे थे ना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया है। हाँ हाँ सर तो पिछले सिनेरियोज में सर हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करते थे सर, तो जहाँ पे हम यहाँ वो पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैंने आपको ये कहा कि यू कैन यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सर जो पहले केसेस थे सर उनमें फिर इस तरह हम ऐड नहीं कर सकते थे, मतलब क्या कंडीशन है कि हम सिंपली उनको ऐड कर पाए? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे कट कट के आवाज आई है। सर जिस तरह सर जो पिछली एग्जांपल्स थी उसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करते थे, तो वहां पे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में भी एडिशन तो थी ना, हम वो देख रहे थे कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस इवेंट कैन अकर, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी को हम सम करते थे, मेरे पास आता था, इसीलिए तो उसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कह रहे थे ना। एग्जैक्टली ये भी वही चीज है, लेकिन इन डिफरेंट फ्रेमवर्क है कि इसमें भी हम डिफरेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं कि दो हेड्स हम कितने पॉसिबल वेज में किस कौन कौन सी सीक्वेंस जो है कंट्रीब्यूशन दे रही है उसमें, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड ही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। जी सर ठीक है, फिर इस तरह करते हैं ना, ये एग्जांपल कर लो। जी सर। ये काउंटिंग वाला गो थ्रू कर लो, तो ये एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, लेकिन इसमें से जो चीज आएगी यूज होगी वो मैं आगे खुद ही बता दूंगा। अब इसमें से वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सेकंड चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं मंडे से, हैं? ठीक हो गया सर। ठीक है, चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।